दोस्तों अभी आपने जो मिसाइल्स का वीडियो देखा वो किस तरीके से लेबनान से लॉन्च हुई और आकर के इजराइल की इंपॉर्टेंट सिटीज पे स्ट्राइक करने लगी। बट बीच में आ गई एक दीवार जिसका नाम है आयरन डोम। उस आयरन डोम ने बहुत सारे मिसाइल्स को तो हवा में ही मार गिराया, पर कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो कि टारगेट ऐसे रहती है कि कोई भी सिविलियन एरिया नहीं है या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर फिर आयरन डोम ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो पहला केस तो ये रहता है कि मिसाइल्स जनरली इजराइल को अगर हिट कर रही हैं तो वो मिसाइल्स होती हैं जिनका टारगेट मोर और लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ आयरन डोम भी तो एक मशीन ही है, उसकी भी तो एक एफिशिएंसी अप टू द मार्क ही हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% वो बिल्कुल मिसाइल्स को मार गिराएगा। अरे भाई उसमें लागत भी तो आती है। ईरान की जो सप्लाई हो रखी है हिजबुल्ला को या फिर हमास को, जो मिसाइल्स ये लोग यहां से अटैक करते हैं वो जनरली होती है बहुत ही लो कॉस्ट। और वहीं पर इजराइल की तरफ से आयरन डोम का जो पूरा शील्ड क्रिएट किया हुआ है, एरो का उनका पूरा जो प्रोटेक्शन शील्ड है, वो अगर प्रोटेक्ट करेगा तो वहां पर थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो ऐसे में कई मिसाइल्स को जो है वो टारगेट करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। दूसरी अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि 100% एफिशिएंसी या टारगेट को न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल भी नहीं है मशीन के लिए, तो ऐसे में कुछ हिट भी कर जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी जो हाइफा है ना, इजराइल की पोर्ट सिटी, जहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है हाइफा के नाम से, जिसकी बिडिंग हुई थी, जिसमें हमारे जो गौतम अडानी जी हैं उनको वो बिड फाइनली मिल गई थी। तो आप देखते हो कि उस हाइफा पर अटैक किया गया हिजबुल्ला की तरफ से। अच्छा, ये केवल एक साइड से अटैक नहीं हुआ, यहां पर गाजा की तरफ से भी स्ट्राइक जो है वो की गई हाइफा पे। तो कुल मिलाकर के ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि वहां पर एक तो हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा यहां पर एक एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है कि यहां पर ईरान को चाइना का सपोर्ट आ रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि चाइना है ना, वो पैसे दे रहा है ईरान को। ईरान अपने प्रॉक्सीज को फिर वो पैसा ट्रांसफर करता है, जैसे हिजबुल्ला लेबनान में, हमास आपके गाजा स्ट्रिप पे, और वो फिर बाद में हाइफा जैसी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पर स्ट्राइक करते हैं, इस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सीन क्या निकल के आ रहा है कि चाइना है ना, वो अपनी एक खुन्नस पूरी करना चाह रहा है। वो खुन्नस एक सिंपल सी बात से हम समझ सकते हैं कि जब 2023 में आप क्या देखते हो कि इस हाइफा पोर्ट को लेकर के बिडिंग चल रही थी ना, जब बोली लग रही थी, ऑक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पर अडानी ने चाइनीज जो भी बिडर्स थे उनको हरा दिया था उस बोली में, और अल्टीमेटली मेडिटेरेनियन कोस्ट पे $1.2 बिलियन की डील फाइनल हुई। इसमें क्या होता है कि जो इजराइल का लोकल पोर्ट है हाइफा पोर्ट, वो इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा अडानी को दे दिया जाता है कि भाई आप इसको मेंटेन करोगे, आप इसको अपग्रेड करोगे। तो ऐसे में अडानी को लेकर के चाइना के कहीं ना कुछ खुन्नस दिमाग में चल रही थी, और ऐसी परिस्थितियों में ये एक एंगल चाइना ने सेट किया। अब आप क्या देखते हैं कि इसका जवाब जो था, अब जैसे आपने वीडियो में देखा कि मिसाइल्स का अटैक होता है तो उसका रिप्लाई इजराइल देता है, क्योंकि ये एक्चुअल में अटैक माना कि हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? और दूसरी, ये जो एरिया है मेडिटेरेनियन सी, ये देखो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहां पर हमारी पोजीशन का स्ट्रॉन्ग होना, ये चाइना के लिए वैसे ही कहां एक्सेप्टेबल होता है। तो ऐसे में जब यह अटैक हुआ तो उसके बाद में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से भी 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो लेबनान की तरफ भेजे गए। और ऐसे में फिर वहां पर वो जो F-20, F-16, F-35 ये जाकर के अटैक करते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया वहां पर, कहने का मतलब जवाब कर दिया। अब उसका जवाब फिर बाद में इन ये जो टेरर आउटफिट्स हैं हमास और हिजबुल्ला, इनकी तरफ से आता है, जब ईरान ने इनको फंडिंग और भेजी और इनके द्वारा फिर अब अटैक होने लग गया इजराइल पर एक बार फिर से। अब की बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आ रही है कि अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए हैं उनमें देखा कि भाई केवल गाजा स्ट्रिप जो है वहीं से अटैक हो रहा है। अब की बार वेस्ट बैंक है ना, जो कि आपके डेड सी के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, वहां से भी जो है वो कुछ अटैक्स की रिपोर्ट आ रही है, और उनमें जनरली अटैक हो रहे हैं लोन वॉल्फ। अब आप सोचोगे कि लोन वॉल्फ अटैक क्या होता है। इसमें सिंपल होता है
कि एक इंडिविजुअल बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के चलते अपने खुद की मन की संतुष्टि के लिए हथियार उठाता है और अकेला निकल पड़ता है, अटैक कर देता है निहत्थे लोगों पर। इसको बोलते हैं लोन वॉल्फ अटैक। ये हर एक कंट्री के लिए आज के समय में जो इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट होता है उसमें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। इसको भी टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो ऑनलाइन रेडिकलाइज होते हैं, इंटरनेट के थ्रू उनकी गाइडेंस दी जाती है या फिर वो डिफरेंट वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली फिर वो रेडिकलाइज हो जाते हैं ना, बिना किसी गाइडेंस के हथियार उठाते हैं, अपनी मन की मुरीद पूरी करने निकल जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि सीरिया वाला जो एरिया है वहां पर से भी लगातार इधर इसराइल पर अटैक हो रहा है। तो इसराइल ने रिटेलिएट करते हुए जो सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस वहां पर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते अभी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें 10 से 12 लोगों की डेथ हो गई, 10 से 12 इंजर्ड हो गए, 7 से 8 लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो रिटेलिएशन कॉन्फ्लिक्ट ये सारा यहां पर इतना ज्यादा क्यों है, इसके पीछे हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देखो खंगालना पड़ेगा और मेडिटेरेनियन सी की ज्योग्राफी को हमें समझना पड़ेगा। मेडिटेरेनियन सी के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता है और आप खुद देख सकते हैं कि ये एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे एक तरफ साउथ में अफ्रीका है, नॉर्थ में यूरोप है, ईस्ट में एशिया है। तो ऐसी लोकेशन को अमेरिका जैसा, अमेरिका बहादुर जैसा कोई भी देश है ना, वो लूज नहीं करना चाहेगा, वहां पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहेगा। तो इसराइल के लिए जनरली हम हमारे भ्रांति है या फिर हम दिमाग में लेके चलते हैं कि इसराइल का जो भी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो बोले रिलीजन के आधार पर है, ये हम जनरली सुनते हैं। बट सही मायने में देखा जाए तो ये रिलीजन की से ज्यादा ऊपर उठ करके बात है, दैट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हमने अभी देखा कि किस तरीके से यहां से ट्रेड की बात करें, आप ये मैप देखो कितना गजब का मैप है ये, कि मेडिटेरेनियन सी से कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में जो कोई भी मेडिटेरेनियन सी पे अपनी पकड़ बना करके रखेगा, कोई भी कंट्री हो, वो मान के चलो कि इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अपनी कमांड अच्छी खासी रखता हुआ ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा और वहां से अलग अलग कंट्रीज की जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोल कर लेगा। आप हिस्ट्री उठा करके देखो, ऑटोमन एम्पायर हो, बाइजेंटाइन एम्पायर हो, कोई भी एम्पायर उठा लो यार, रोमन एम्पायर हो, उनका सबका फोकस कहां पे रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का सेंट्रल पार्ट है अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका है ना, वो यहां पर अपनी पकड़ बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना चाहता। तो इस चीज को उसने इंश्योर कैसे किया है, इजराइल को वहां पर अपनी लोकेशन दे रखी है। इजराइल आपको पता है एक तरीके से आप कह सकते हो 1948 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया कि हाँ जी एक ऐसा कंट्री स्टैब्लिश होगा जहां पर मेजरली ज्यूज होंगे, यहूदी होंगे, है ना। पर एक्चुअल में यहां पर अमेरिका का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरेस्ट है। अमेरिका इजराइल को हर एक हद तक पूरा सपोर्ट करेगा, कारण कि अमेरिकन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही यहां पर ये इजराइल जैसा स्टेट क्रिएट हुआ। और अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की नेवी यहां पर क्यों डिप्लॉयड है। यहां पर आप अमेरिका की सबमरीन्स को देख सकते हैं, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सब एकदम तैनात हैं और ये बिल्कुल रेडी है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। अब सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि ईरान ने 200 के लगभग मिसाइलें दागी थी, तो उन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने में अमेरिकन इंटरसेप्टर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसा कि न्यूज में आपने देखा होगा। अब हम एक एंगल और समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में इतनी अफरा तफरी क्यों है। इसके पीछे देखो बहुत से लॉजिक्स हैं, जिनमें एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो क्या है, देखो आज ईरान जिस तरीके से उछल रहा है, ईरान में पर्टिकुलरली अगर हम इस्लामिक रिजीम की बात करें तो वो ये कह रहा है कि हाँ जी यहां से हम ज्यूज को हटा देंगे। तो यहां पर अभी इस्लामिक जो रिजीम है ना वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सोच के साथ चल रहा है ईरान में। वहीं पर आपसे आपके दिमाग में आती रहती है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये कंट्रीज क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, इतना ज्यादा केवल स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि आज के 70 साल पहले ये जो वेस्ट एशिया था ये केवल और केवल डेजर्ट था, यहां पर ना तो वेजिटेशन आज है ना उस टाइम हुआ करती थी। यहां पर भेड़, बकरियां, ऊंट चराने वाले चराहे ही हुआ करते थे। बट जब यहां पर क्रूड ऑयल की एक तरीके से डिस्कवरी हुई, तब जाकर के ये एरिया बन गया चमन। अब क्या है कि समय बीतने के साथ साथ में हमें पता है कि हर एक कंट्री अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें
क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीकल्स, इसके अलावा जो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्यों हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, इसके पीछे ये स्ट्रेटेजिक कारण भी बनता है जिसके चलते हम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज पर डिपेंड ना रहें और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हम हमारे लोकली ही प्रोड्यूस करके फुलफिल कर लें। तो कुल मिलाकर के सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन कंट्रीज को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आई हुई है कि भैया इकोनॉमी में अगर हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारे लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। बट अगर हमने ये लड़ाइयों में माथा लगाना शुरू कर दिया और समय के साथ में खुद को अपग्रेड नहीं किया और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया, या फिर हम कंप्लीटली केवल ऑयल पर डिपेंडेंट इकोनॉमी रह गए, तो मान के चलो आने वाले समय में हम बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो लॉजिक है, ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस शो करता है कि क्यों सऊदी अरब या यूएई या इजिप्ट जैसे अरेबियन वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो यहां पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सही बात है। इसके अलावा इजिप्ट वाली न्यूज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इजिप्ट ने अपनी बॉर्डर्स को बिल्कुल सीज कर दिया है कि यहां से कोई भी पैलेस्टीनियन क्रॉस करके ना घुस जाए इजिप्ट में। क्यों? क्योंकि ये कलेश करते हैं। इसका भुक्तभोगी कौन है भाई? जॉर्डन। जॉर्डन वैसे अभी हाई अलर्ट पे है, बिल्कुल। क्यों है जी जॉर्डन हाई अलर्ट पे? क्योंकि इससे पहले जब कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में हुआ करता था, तो उस टाइम पर भी जॉर्डन ने क्या किया था, एक वेल जेस्चर शो करते हुए पैलेस्टीनियंस को वेलकम किया था। पर हुआ क्या कि जॉर्डन के अंदर इन पैलेस्टीनियंस ने कलेश करना शुरू कर दिया, जॉर्डन के लोगों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जॉर्डन ने अब डिसाइड किया कि हमारी बॉर्डर से एकदम बिल्कुल ब्लॉक्ड है, कोई भी पैलेस्टीनियन इधर आ ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पैलेस्टीनियन के लिए ऑप्शन बच गया सीरिया और इधर लेबनान। लेबनान में अटैक कंटिन्यू चल ही रहा है और साथ ही साथ सीरिया वाले एरिया में भी अब अटैक शुरू कर दिया है इजराइल ने। तो कुल मिलाकर के पैलेस्टीनियंस यहां पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। एक्चुअल में उन लोकल लोगों की अगर हम बात करें जिनको हिजबुल्लाह और हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डरा धमका करके घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में अपनी रॉकेट लॉन्चर्स और ये स्टैब्लिश कर देते हैं, और ऐसे में रिटेलिएट जब इजराइल करता है तो उड़ती क्या है, पूरी बिल्डिंग। ऐसे में लोकल्स जो निर्दोष हैं वो भी मर जाते हैं। बट वहीं पर इशू क्या आता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनको सपोर्ट मिल रहा है वो कहां से आ रहा है, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान एक बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। अब ईरान को कैसे टैकल किया जा सकता है उससे संबंधित हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं, बट एक वीडियो मैं और लेकर के आऊंगा आज जिसमें हम बात करेंगे कि ईरान में किस तरीके की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां पर दिखाई पड़ रही हैं और किस तरीके से वहां के जो क्राउन प्रिंस है ईरान के, अब आप सोचोगे ईरान का भी कोई क्राउन प्रिंस है, बिल्कुल है, हम समझेंगे उस वीडियो में। वो चीजें यहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ ईरान ने क्या न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, ये कई क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करता दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के यूएसए का तो सीधा इंटरेस्ट यहां पर मैंने आपको बता दिया, क्यों यूएसए यहां पर एक्टिव है। हाइफा पे क्यों चाइना ने अटैक किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जाते जाते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक है? कोशिश करना क्या है इसका आंसर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।